हेलो व्यूअर्स, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता ही है कि एनडीए और सीडीएस की डेट्स निर्धारित हैं। आपकी 10 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला। आज उसी संदर्भ में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की सभी दिग्गजों की टीम, सभी अलग अलग विषयों के जो हमारे दिग्गज हैं वो सभी आपके सामने मौजूद हैं। वो आपको लास्ट मोमेंट टिप्स देंगे कि लास्ट मोमेंट टिप्स इस वजह से क्योंकि भाई ताकि आपकी स्कोरिंग को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, इंक्रीमेंट किया जा सके। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई आप गलतियां कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमारे जितने भी विद्वान टीचर्स हैं वो सभी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि एनडीए के सिलेबस में यदि कोई बदलाव आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से हमको ख्याल रखना है। ओएमआर शीट को भी लेके कई गड़बड़ियाँ होती हैं लास्ट मोमेंट में, क्योंकि पहली बार जो बच्चे दे रहे हैं उनको पता नहीं होता है। एनडीए में बहुत तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जाते हैं, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो चलिए आज बात करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले अपने सबसे बड़े सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं मैथ्स में वरुण त्रिपाठी सर से बात करना चाहूँगा और मैं वरुण त्रिपाठी सर से पूछना चाहूँगा कि सर मैथ में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसको लेके बच्चों में आप अपनी तरफ से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे लास्ट मोमेंट के लिए। सर सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक सभी कैंडिडेट को जो पेपर देने जा रहे हैं 10 अप्रैल का। और जहाँ तक मेरा मानना है मैथमेटिक्स में 50% आपके एवरेज क्वेश्चंस रहेंगे और आप लोग उन 50% सवालों को कायदे से सॉल्व करिए, वही मतलब आपको सिलेक्शन को पहुँचाएंगे आपको जो है। और इसमें कई सेक्शंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी आसान हैं आपके, और जो आप उसमें अच्छी तरह तैयार कर चुके हैं, क्लास में हमने क्लास में तैयार करवाया है, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और जितना जो क्वेश्चन है वही करिए। नेगेटिव मार्किंग से आप कीजिए, जिसमें 100% कॉन्फिडेंस हो वही करिए। तुक्का नहीं मारना है। आप प्रॉपर वे में आप एनसीईआरटी के रिविजन्स कर लीजिए, मिसलेनियस के क्वेश्चंस को जो एमसीक्यू हैं आपके, एक आध साल का पीवाईक्यू देख लीजिए और जो नोट्स दिखाएगा उसको देख लीजिए आप लोग। और मैथ में पैनिक आपको नहीं होना है और नियर अबाउट ये मान के चलिए कि 120 में आप अगर 60 क्वेश्चन भी कायदे से सॉल्व कर लेते हैं तो यू आर सेलेक्टेड। आपने छक्का मार दिया 6 गेंद पे, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको जो है। ओके, किस सब्जेक्ट से सर, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रोबेबिलिटी मतलब इससे कम से कम 10 सवाल आपको मिलेंगे जो है। इस पे अच्छा कमांड कर लीजिए आप। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपका है, इसमें आपको करीब 6 से 8 सवाल मिलेंगे। इसमें भी आपको तैयार करना पड़ेगा कायदे से। और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, हाँ और आप नोट डाउन कर लें कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्या रेशियो रहता है सर? ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेसन हैं जिसमें आपको ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी है, दूसरा आईटीएफ है। इनको मिला लेंगे तो ये मानिए करीब आपको 10 सवाल मिल जाएंगे इस बार आपको 10 अप्रैल को। और फॉर्मूले बेस पे सवाल रहेंगे आपके, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, एनसीईआरटी कवर करना है, एकदम अच्छा होगा जो पेपर। और कोई एक दो चैप्टर जिससे बच्चा अगर सुग्रीव पे ले लेता तो 40-50 क्वेश्चन आसानी से करता? जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप स्टैटिक्स तैयार कर लेते हैं, सांख्यिकी जो है, और वेक्टर 3D पे थोड़ा सा कमांड आपका है एनसीईआरटी लेवल का, तो आप आराम से नॉर्मली 50+ हो जाएंगे मतलब। और इसमें एक स्ट्रेट लाइन टॉपिक है आपका 2D का, उस पर भी दिमाग लगा लीजिएगा, 2D और सर्किल। बाकी सेक्शन आप चाहे छोड़ दीजिए मतलब लास्ट टाइम में, लेकिन इसको रिवीजन कायदे से आपको करना है। आपके अकॉर्डिंग बच्चे को सबसे पहले किस टॉपिक को कवर करना चाहिए जिससे? मेरे हिसाब से मतलब पहले अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो एक बार पेपर्स को देख ले, मतलब जिसमें उसको लग रहा है उसको आ रहा है, मतलब जो सेक्शन लग रहा है वो अच्छी तरह कर पाएगा उसको पहले करे। वो पेपर्स को पूरा एक बार ओवरऑल व्यू देखे, मतलब क्वेश्चंस कैसे हैं, उनका लेवल क्या है, किन सवालों को कर सकता है, किन को नहीं कर सकता है। तो जिनको कर सकता है पहले उसको ट्राई करे। मतलब सबसे जरूरी सबसे पहले ये कि पूरे पेपर को देखा जाए और वो किन किन सवालों को कितने कम समय में बना सकता है। हाँ, इसको देखना जरूरी है मतलब ये। और क्लासेस में जैसा बच्चों को पढ़ाया गया है, काफ़ी क्वेश्चंस आपको डेक्टो मिलेंगे मतलब। जी, जो बच्चे पढ़े हुए हैं मतलब जो है वो देखेंगे पेपर। हाँ, प्रैक्टिस भी कराया। हाँ, इनसे बेनिफिट मिलेगा बच्चों को काफ़ी। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी उनको जो है। हाँ, मॉक टेस्ट भी कराया गया आपका 2-2 जो है। और मैक्सिमम बच्चे आशा की जाती है कि सिलेक्ट होंगे। और सभी बच्चों को अगेंस्ट बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिए और पेपर्स जैसे मिले उसके बाद तुरंत 1 घंटे बाद हम लोग सोल्यूशन उसका अपलोड करेंगे वीडियो में, उसको भी देखिए आप लोग। और दिक्कत हो उसके बाद एकेडमी आके ज्वाइन कीजिए श्योर सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर के कुछ पॉइंट्स मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। जैसे सर ने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
को आप सॉल्व करें। जहाँ तक यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और यूपीएससी ज़्यादातर एनसीईआरटी को बुक को सर बेस मान के चलता है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एनसीईआरटी में जो मिसलिनियस में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं भी बात करूँ आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा, 10th और 12th क्लास में मिसलिनियस से या तो वो कॉन्सेप्ट बेस उसी में तरीके से होगा या कभी कभार मिसलिनियस से भी क्वेश्चंस उठा लेता। ये मानिए जी 30% आपको जो है, जी जो पेपर्स आपका 10 अप्रैल को होने वाला है, 30% आपके एनसीईआरटी से रहेंगे मतलब, जी और 30% सवाल आपके पीवाईक्यू रहेंगे विगत 20 सालों के, और 40% सवाल आपके कुछ नए रहेंगे। 10% उसमें मतलब आईआईटी के सवाल भी हो सकते हैं, मतलब आपके आईआईटी मेंस के। अगर एनसीईआरटी और मतलब पीवाईक्यू तैयार कर लेते तो बच्चा आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और बच्चे पेपर देंगे, खुद ही बताएंगे कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। और दूसरी बात जो सर ने बड़ी अच्छी बात करी थी कि आपको नेगेटिव मार्किंग को बड़ा अरेंज करके चलना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आपसे जो क्वेश्चन पहले बने 100% उसको करिए, फिर आपके पास रेस्ट टाइम बचे, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी देख के चलें, कट ऑफ के से इसको कोरिलेट करके चलें कि आप कट ऑफ तक अगर पहुंचते फिर आप रिस्क लीजिए, उसके हिसाब से रिस्क लीजिए। तो दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग को आपको मैनेज करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने दूसरे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है इंग्लिश। इंग्लिश एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो मैं इंग्लिश के लिए हमारे साथ रवि सर भी हैं, डीसी सर भी हैं। पहले मैं रवि सर से जानना चाहूँगा इंग्लिश में सर एग्जामिनेशन के अप्रोच में बच्चे कैसे अप्रोच करें, किस तरीके के चेंजेस आए हैं प्रीवियस और ईयर और इस ईयर, क्योंकि कोविड-19 के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो श्योर शॉट सर यूपीएससी ने किए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया स्टडीज़ के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर बच्चों को क्या। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है ये पार्ट। तो समथिंग आई पुट माई सेल्फ इन अ नटशेल ओनली। दो बातें बताना चाहूँगा कि चूँकि ये लास्ट टाइम है एग्जामिनेशन का, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो भी ये 10 तारीख के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, किसी नई चीज़ को सीखने की कोशिश ना करें। जो चीज़ इन्होंने सीखा है उसी को दिमाग में रखें और उसी की अच्छी प्रैक्टिस करके जाएँ। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, जैसा कि प्रभाकर सर आपने बोला कि कोविड-19 की वजह से पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हम सबको ये बात पता है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं एनडीए के पेपर में, उसमें हर एक टॉपिक का रेशियो होता है, वो चाहे पैसेजेस हों, चाहे क्लोज टेस्ट हों, पैसेजेस एंड क्लोज टेस्ट होते हैं, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये चेक किया जाता है आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को देखने के लिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके अलावा वोकैब्स हो गए, ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, आपके मिस स्पेल्ट हो गए, तो ये सारे एरियाज कवर होने चाहिए। तो कोविड-19 के पहले जो पैटर्न था, अब वो उस पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। वोकैब्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 10 क्वेश्चंस एंटोनिम सिनोनिम के दिए गए हैं, आपके इडियम्स के दे दिए गए हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस बड़े कम कर दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस आप करें, जो कि क्लासरूम टीचिंग के बाद पिछले 10 साल के पेपर को मैंने क्लासरूम में भी पूरी प्रैक्टिस कराई है, कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट। तो आप ये मान के नहीं चल सकते हैं कि जो अभी पिछले साल पेपर में आया है सिर्फ वही हो। आपको ये देख करके चलना है कि चेंजिंग पैटर्न में हर एक टॉपिक आए हैं, तो हर एक टॉपिक के लिए आपको रेडी होकर के जाना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो वहाँ पे ऐसा फील ना हो कि हम तो ये पढ़ करके आए तो ये क्या हो गया। यानी आपको ये आइडिया ले करके जाना है कि हमें पैसेजेस भी अगर आए हैं 4 साल पहले यूपीएससी में, तो उसका भी आइडिया रख के जाना है कैसे सॉल्व करना है। अगर 5 से 6 साल पहले क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आए हैं, तो एक तो क्लोज टेस्ट का भी आइडिया लेके जाना है। एंटोनिम सिनोनिम आपके जो हैं वर्ड पावर से रिलेटेड, ये लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, तो ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं आपको सारे, तो सारी चीज़ें जो आपने पिछली पढ़ी हैं 7 साल 8 साल का पेपर एक बार देख लीजिए कैसे आए हैं, और सारी चीज़ों को आप पढ़ करके जाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वोकैब्स को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान होते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी टफ। वो जो वोकैब्स उसमें आते हैं वो सेंटेंसेस के माध्यम में आते हैं, कि सेंटेंस में लिख देगा और फिर पूछेगा कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये तो आपके लिए आसान हो जाता है ऑप्शंस को देख करके। और स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, तो जैसा वरुण सर ने कहा कि पहले जो क्वेश्चंस आपको लगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस अगर इंग्लिश के आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं, और हर एक बच्चे की कॉम्पिटेंसी अलग अलग होती है। कुछ बच्चों का पैसेजेस में या फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में, जैसे क्लोज टेस्ट या पीक्यू वाले पार्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और आपको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट, तो पहले वही शुरू कर लीजिए।
कुछ बच्चों को ग्रामर में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उनको लगता है कि हम इसे बेहतर कर सकते हो तो पहले आप वही कर लीजिए। कुछ बच्चों को लगता है एंटोनिम सिनोनिम में हमने मेहनत किया हो तो पहले आप वही कर लें। ओवरऑल कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी सबकी अलग अलग होती है, उसी हिसाब से आपको पेपर को डील करना है। तो आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि हम पूरा का पूरा सॉल्व कर लें, ध्यान इसमें देना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम करें जिससे कि हमारा मिनिमम 30 नंबर जो है वो स्कोर हो जाए और आप इजीली इसे क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बस और कोई बात सर इसमें ऑल इंडिया टॉपर की अगर हम बात करते हैं, रिटेन तो आप लोग क्वालिफाई करा देंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे, क्योंकि जो मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप लोग रिटेन तो आसानी से क्वालिफाई करा देंगे। आपने जो स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाया है और जिस हिसाब से बच्चों ने रिजल्ट दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऑल इंडिया टॉपर की बात करते हैं एसएससी जीडी में भी, तो आप लोगों ने वो निकाल के दिया और पता नहीं चला हमको भी, बाद में पता चला कि ऑल इंडिया टॉप कर गए। लेकिन ये काबिलियत आप लोग के अंदर है, तो क्यों ना आप लोग क्वालिफाई कराने के बावजूद उनको ऑल इंडिया टॉपर के लिए कुछ सोचे कि कुछ बच्चे को ऐसे निकाल के। आप लोग देखिए, आपने कहा कि सर 20 मॉक टेस्ट करवा दीजिए, हमने वो करवा दिया, आप लोगों ने उसको डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा, वो बच्चों के हित में रहा। तो बच्चों के हित में जैसे हम रिटेन क्वालिफाई करने की सोचते हैं, तो क्यों ना हम ये सोचे कि ऑल इंडिया टॉप कोई बच्चा उसमें कर सकता है, या उसके लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत रहेगी या पड़ेगी? सर ये बिल्कुल, हमें जो एफर्ट लेने थे काफ़ी अच्छा एफर्ट लिया गया है। लड़का रिटेन में तो अच्छा करेगा ही, और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इज ए राइजिंग स्टार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास एक अच्छी टीम है, हमारे पास कर्नल सर भी हैं, आप भी हैं, सारी मैनेजमेंट की टीम है, पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो ऑल इंडिया रैंक लाना इज नॉट अ बिग डील, इसमें एक स्ट्रेटेजिक वे में हमारा काम चल रहा है। 10 अप्रैल के बाद अब बात आती है एसएसबी इंटरव्यू की। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कोई होगा, क्योंकि यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी डिसिप्लिन है। और अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम में डिफेंस की बात करें तो इसमें डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कर्नल सर के सपोर्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो चीज़ें इसमें दिक्कत आएंगे नहीं, गाइडेंस प्रॉपर मिला हुआ है। तो ऑल इंडिया रैंक रिटर्न में तो बनेगा ही, देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ये हवाबाई बातें हैं, ऐसा जो पिछला रिकॉर्ड देखने को मिला उस बेसिस पे ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है हमारे यहाँ। ओके सर, थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। पहली बात, सर ने जैसा कहा कि सबकी कॉम्पिटेंसीज अलग अलग होती हैं, तो आपका जो कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सर, आप उस पर पहले ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बच्चे से यही उम्मीद की जाती है कि हाँ वो उस पर ध्यान दे। और दूसरी बात सर, जैसा आपने कहा यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल ये आप ना मान के चलें, क्योंकि आप ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं तो ट्रेंड एनालिसिस में ये देखते हैं कि भाई इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार 2-3 साल से आ रहे हैं, तो इसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। और यूपीएससी अचानक उस चीज़ को रिवर्स कर लेता है, तो इस चीज़ पे भी आप खासा ध्यान रखिएगा। बाकी अब मैं डीसी सर से भी चाहूँगा कि वो लास्ट मोमेंट में बच्चों के लिए अपने टिप्स दें। सर जय हिंद सर। एक्चुअल में लास्ट मोमेंट पे हमें कुछ नई बातों को तैयार नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको लेके सॉल्व करना है। अब हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है कि अगर हमारा सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, तो हम किस पोर्शन को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो स्वभाव की क्लासरूम में आपको ग्रामर भी पढ़ाई जाती है, वोकैब्स भी पढ़ाया जाता है। तो ग्रामर में आप स्पॉटिंग एरर को अच्छा करें, क्योंकि जो ग्रामर में स्पॉटिंग एरर का रूल होगा वही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी होगा। तो उसमें आप टाइम और टेंस को अच्छा सा तैयार करें। कंडीशनल सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ज़रूर ध्यान दें। सीक्वेंस ऑफ टेंस जरूर ध्यान लें। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, आपका 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, वो आपका क्वेश्चन टैग का रहता है। तो क्वेश्चन टैग को जरूर से उनको रिवीजन कर लें। और साथ में जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें से आप जैसे प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और एडजेक्टिव है, इसके स्पॉटिंग एरर में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल जाएंगे। एडजेक्टिव में जो कंपैरिजन ऑफ डिग्री के क्वेश्चन जनरली आपके स्पॉटिंग एरर में मिलते हैं, या एडजेक्टिव का जो ऑर्डर होता है, एडजेक्टिव के ऑर्डर को भी आप थोड़ा सा अच्छा कर लें। और साथ में जो आपका सेंटेंस अरेंजमेंट है या वर्ड्स अरेंजमेंट है, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो सेंटेंस का पैटर्न है उसको एक बार ज़रा हल्का सा पढ़ लें। और सबसे बेटर क्या होगा कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि कम समय में जब आखिरी क्षण होता है तो हम नई चीज़ों को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो बेटर क्या है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर लें और उनको सॉल्व करें, और उनको सॉल्व करके हम कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ाएं। सिनोनिम और एंटोनिम में भी वही होता है कि जनरली आप देखिए कि अगर लास्ट ईयर में कोई वर्ड आपका सिनोनिम में पूछा गया तो इस साल हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई वर्ड आपका एंटोनिम में भी आ जाए, क्योंकि जो यूपीएससी होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उन्हीं को बार बार घुमा के वो कभी सिनोनिम में पूछता है, कभी एंटोनिम में पूछता है। तो जो वर्ड आप पढ़ें सिनोनिम में, एंटोनिम में, तो उसको थोड़ा डिटेल में देख लें। और बस आखिरी समय में आप
चीज़ों को रिवीजन करें और अच्छा से तैयार करें। हम अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ा पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस गेट सेक्शन, जनरल अवेयरनेस टेस्ट। तो इसमें हम सबसे पहले जनरल साइंस पे आते हैं। जनरल साइंस में अगर हम बात करें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेक्शन है, तो हम इसके लिए सबसे पहले फिजिक्स वाले सर पे आते हैं, कुंदन सर पे। और कुंदन सर से चाहेंगे कि वो बच्चों को लास्ट मोमेंट टिप्स कुछ प्रोवाइड करें ताकि उनके एग्जामिनेशन में उनको हेल्प मिल सके। सर, सबसे पहले तो मैं एनडीए एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। और रही बात फिजिक्स की, तो आप अगर फिजिक्स की देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो नेचुरल लॉ से आते हैं, प्राकृतिक घटनाओं पे आते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या खोजें की थी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हो तो आप जितने भी नेचुरल लॉ हैं उन सब का आप लिस्ट बना लो, ठीक है। और क्या क्या मुख्य खोजें हुई हैं उनकी लिस्ट आप बना लो, कब हुई हैं, किसके लिए किसको कौन सा प्राइज़ मिला है। यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप मेन टॉपिक को देखें तो इसमें ऑप्टिक्स मेन टॉपिक है। ऑप्टिक्स के आप सारे नियमों को बड़े अच्छे से आप पढ़ लीजिए कि ऑप्टिक्स जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, कलर डिस्पर्शन हो गया, यहाँ से आते हैं। हाँ, TIR हो गया। इसके अलावा मैकेनिक्स आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैकेनिक्स में क्वेश्चन बनते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। फिर आप इधर आएंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये सब इसके मेन टॉपिक हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट साउंड वेव से आ सकते हैं। तो आप ज़्यादातर ध्यान आप नेचुरल कंडीशन देखो, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक नियम हैं, यही से क्वेश्चन आते हैं। और क्या साइंटिस्ट ने कौन सी खोज की थी, किसके लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, बेसिक क्वेश्चन से आते हैं। क्योंकि सर अब लास्ट ही दिन बचा है, कल का आज 8 तारीख हो गई, कल 9 है, परसों के दिन इनका एग्जाम है। तो सर 2-3 बच्चा पूरे टॉपिक्स पे तो नहीं जा सकता है, तो आप 1-2 ऐसे टॉपिक्स बताइए जिनका वेटेज ज़्यादा है और बच्चा उसको लास्ट मोमेंट में करके जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर ले लें, उसी की लिस्ट बना के उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस होते हैं फिजिकल नेचुरल लॉ पे, वो देख सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसके फिजिक्स ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन से जाते हैं। ओके, थैंक यू। टिप्स दें और लास्ट मोमेंट पे बच्चों को बायोलॉजी सेक्शन में अपनी गलतियां एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में अपनी बातें रखें। सर बिल्कुल, थैंक यू प्रभाकर सर। सभी मेरे प्यारे बच्चों को एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बायोलॉजी का जो सेक्शन है बच्चों, वो बड़ा लिमिटेड है। 10 क्वेश्चन होता है आपका, और इसमें कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है, वो बिल्कुल टॉपिक फिक्स है कि इससे एक क्वेश्चन ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, और 3 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। बिल्कुल वो नया क्वेश्चन होगा, उसको गेस करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लीवर के फंक्शन तैयार करें बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। फंक्शन ऑफ लीवर से एक क्वेश्चन होना है, विटामिन से आपका दूसरा क्वेश्चन होना, एकदम ये फिक्स क्वेश्चन है। आप 10 तारीख का पेपर उठाकर देखिए, आपको ये फिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। लीवर के फंक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलना है, और मैंने क्लासरूम में उसको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया है। दूसरा क्वेश्चन आपको होना है विटामिन से। तीसरा क्वेश्चन आपको एंडोक्राइन ग्लैंड से पढ़ना है, और बहुत शार्ट में करके हमने सारी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स को बताया है। एक हार्मोन्स तो पिछले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप देखिए, एक हार्मोन्स किसी न किसी ग्लैंड से या एक डिसीज को पूछ रहा है, बस केवल क्या करता है, क्वेश्चन को बदल दे रहा है। तो आपको एक उसका पूरा चार्ट बना करके दिया गया, उस चार्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा हार्मोन से। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो हेल्थ एंड डिसीज एक टॉपिक है, स्वास्थ्य और रोग। उसमें पूछता है कि कौन सा रोग किस वायरस से होता है, या इसमें कौन सा बैक्टीरिया है ना। एक ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, और इसके लिए एक बहुत ही शार्ट ट्रिक आपको हमने उपलब्ध कराई है, और ये बिना ट्रिक के हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं और रोगों को जानने के लिए ट्रिक का ही सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो आप प्रीवियस जो आपको क्लास नोट्स मिली है उसको बिल्कुल स्टडी करें, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना। मतलब आपने रोगों का भी ट्रिक्स बता दिए हैं। बिल्कुल सर, हमने रोगों के भी ट्रिक्स दे दिए हैं कि कैसे हम करेंगे कि रोग हमको, जैसे देखिए सर, वायरस का नाम आते ही एक हमारे जेहन में आ जाता है रोग। तो वायरस इतने रोग होते हैं कि उनको जान पाना मुश्किल है। तो इसके लिए हमने कुछ एक ट्रिक दे दिया कि डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले, तो जो हिंदी के शब्द है उनको हटा देना है। भाई फिर क्या करना है, रोग कैसे, तो डॉक्टर डेंगू,
शुरू फिर मिसेल्स, इंसेफेलाइटिस, सार्स से हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स। तो इस तरीके से पूरे ट्रिक्स बने हैं कि ये जो भी रोग है वो वायरस जनित है, वायरस से होगा, और उसके कौन से वायरस है एक क्वेश्चन इसका बिल्कुल फिक्स है और एक इन्वायरमेंट से आना है, और ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन के पैटर्न है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी रहने हैं, और उन क्वेश्चन के लिए आपको NCERT की स्टडी करना है और प्रीवियस ईयर देखना है आपको। जैसे कभी कभी पूछ लेता है बिच्छू पौधा में कौन सा अम्ल होता है ना, इस तरह के किसी पौधे का, है ना, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। और बायोलॉजी बहुत ही इजी है और बहुत इजी तरीके से। हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर होता है, जैसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि ललचाया हुआ क्वेश्चन होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन देता लगता है ये सारा आंसर सही है, और आप उसमें करते हैं गलती और माइनस मार्किंग से आपका नुकसान होता है। तो इसको बहुत सावधानी इस पर रखनी है कि माइनस मार्किंग से आपको बचना है और बहुत सटीक आंसर का चयन करना है। आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि NCERT, तो क्या NCERT आप लोग क्लास में पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, NCERT पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की बात करेंगे वो NCERT का ही पैटर्न रहता है। अच्छा, नहीं क्या NCERT नहीं, NCERT ही पैटर्न सर फॉलो किया जा रहा है। NCERT बेस है सर, यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए खास। हम केवल इस चीज को इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि भाई बच्चे लगातार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ऐसा लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये बताइए कि NCERT पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंटली सर ये चल रहा है, आप इसमें ये देखिए कि जो सिविल सर्विस की भी तैयारी करते हैं उनको सबसे पहले यही बोला जाता है कि NCERT की 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की। कुंदन सर, आप ये बताइए कि लगभग कितने क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से चला गया, 25 क्वेश्चन आपने उठा लिया फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से, नहीं 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछता है ना साइंस से। हाँ, तो 15 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से हो गए, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से। अगर हम देखें तो एयरफोर्स वाला क्राइटेरिया यहाँ पे पकड़ के रखा है 25 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछने का, तो मेहनत तो चलती होगी बच्चों की तरीके से। तो आगे का क्या प्रोसीजर है प्रभाकर सर, आगे बताइए। हाँ सर, अब GAT सेक्शन में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में हम आते हैं। देखिए, हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत रोल होता है इसमें, सबसे बड़ा रोल है हिस्ट्री एंड पॉलिटी, प्लस ज्योग्राफी का भी आपका रोल है। तो मैं इसके लिए हमारे प्रचंड विद्वान सर डॉक्टर संतोष अत्री सर से, डॉक्टर संतोष अत्री देखिए नाम के सामने लग रहा है सर PhD होल्डर हैं, और सर को लगभग कई सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के सामने, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ बेहतर टिप्स मिल सके और आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सके। संतोष। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। 10 तारीख को बहुत बेहतर करना है बेटा, और कर्नल सौमित दत्ता और जितेंद्र सर के दिशा निर्देशन में जिस तरह से हम लोग NCERT बेस पर आपको लेकर के चले हैं, अब उसको जो है कि आप मथे होंगे बेहतरीन ढंग से। जिस तरह से हम लोगों ने फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उसको बेटा देखना है। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो कभी भी पलटी मार सकता है। तो अगर क्वेश्चन एनालिसिस आप करें तो प्री हिस्टोरी केस से पिछले 7 सालों में एक क्वेश्चन नहीं आया। आप मगध अम्पायर को उठा के देखें तो पिछले 7 सालों में एक क्वेश्चन नहीं आया। गुप्ता पीरियड से भी पिछले 7 सालों में एक क्वेश्चन नहीं आया। उसी के साथ अरब इन्वेजन से भी और मराठा अम्पायर से भी पिछले 7 सालों में एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ध्यान न दें बेटा, क्योंकि UPSC कभी भी अपने ट्रेंड को बदल सकता है। तो आप उसको भी देखिए, और क्लासरूम में बड़े हिसाब से हम लोगों ने चाहे फैक्ट हो चाहे कॉन्सेप्ट हो उसको पढ़ाने की कोशिश की है, आपको रटाने की कोशिश की है। और जितेंद्र सर के दिशा निर्देशन में जिस तरह से मॉक टेस्ट की एक सीरीज चलाई गई, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा अपने दिमाग को संतुलित रखें, कोई भी नया चीज़ पढ़ने की कोशिश न करें, जैसे कि अभी हमारे विषय विशेषज्ञों ने आपको बताया। और संतुलित रहें, एकदम मन को सकारात्मक वे में लेके जाएं, गलत क्वेश्चन मत कीजिएगा। आप सभी लोग इस बात को जानते ही बेटा कि माइनस मार्किंग है। अब बाकी आप सब लोग पूरी तैयारी बेटा आपकी कराई जा चुकी है। अब 10 तारीख को हम सभी बेस्ट विशेज आपको दे रहे हैं, बेहतरीन करके आइएगा। 50% के लमसम रहने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, वरना सवाल बेटा गलत हो जाएगा। और जनरल स्टडी में क्वेश्चंस में भी कभी कभी इस तरह से वर्डिंग रहती है कि आपको लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है,
तो पहले उसको कायदे से पढ़िएगा। अल्टरनेटिव्स में भी कई अल्टरनेटिव्स ऐसे रहेंगे जिसमें आपको लगेगा कि 2 अल्टरनेटिव सही है, लेकिन उसमें जो सबसे पहले सही होगा आप उसको सही करेंगे, ठीक है ना। और बाकी बेटा हमारी बेस्ट विशेज़ है पूरा तौर से, और कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के सभी विषय विशेषज्ञ आप सभी के लिए बेस्ट विशेष कर रहे हैं। और जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा तो हम लोग इसके बाद फिर 5:30 बजे पूरा उसका एनालिसिस लेकर के हम लोग आएंगे कि कहाँ से क्या किया गया है, और आगे भी आपका बेहतर जाता है तो हम लोग साथ खड़े हैं बेटा। अगर फिर भी आप क्वेश्चन करने में चूकते हैं तो आगे की तैयारी के लिए भी कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते तब तक हम सबका साथ बेटा आपके साथ है। निश्चित तौर पर आप सभी लोग सिलेक्ट होंगे, आपका रब रखा, और हम सबकी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है बेटा। जय हिंद, जय भारत। एक नॉर्मल प्रश्न आप सबसे है जी कि जैसा कि आप सब 10 सालों से 15 सालों से इस क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं सर, एक बड़ा एक्सपीरियंस, एक ह्यूज एक्सपीरियंस अगर हम कहें तो आप लोगों के साथ है या आप लोगों के पास है। तो मेरा एक नॉर्मल सा प्रश्न होता है और बच्चे बड़ा डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ को लेके कि सर जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है, सपोज हमारा जो एग्ज़ाम 10 तारीख को है, तो उसके एक दिन पहले हम क्या करें। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार नहीं पढ़ते रहो, एग्ज़ाम के समय तक पढ़ते रहो। कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं मूवी देखो, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करो। तो आप लोगों का अपना क्या सजेशन है, अगर आप लोग इस पर बात करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ बच्चे को क्या करना चाहिए। एक दिन वो पहले वो रिलैक्स करे, अपने दिमाग को संतुलित करे, या फिर वो टिल एग्जाम से पहले तक बैठ के कागज़ को लेके या किताबों को लेके पढ़ता रहे, प्रैक्टिस करे। रिलैक्स ही होना चाहिए सर, रिलैक्स होना चाहिए। एग्जाम के दिन उससे एक पेपर तो देना नहीं है जी, 2.5 घंटे का 2 पेपर है जी। अगर वो रिलैक्स नहीं होगा, प्रॉपर नींद नहीं लेगा तो एग्जाम में जाएगा तो उस स्ट्रेस की वजह से वो पेपर को गड़बड़ कर सकता है, वो नर्वस हो सकता है। तो इट्स बेटर कि अवॉइड ऑल दिस वर्क, उसे अपना प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और एग्जाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत नई चीज़ों कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, उसे बस एकदम फ्री माइंड होकर के वहाँ जाना चाहिए, बैठना चाहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। सर रवि सर सही कह रहे हैं, मतलब एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रहिए आप। शनिवार के दिन एकदम पूरी तरह आराम करिए, कायदे से सोइए, घूमना घूमिए, जो भी करिए, और अगले दिन मतलब जाके कायदे से पेपर दीजिए। पेपर मतलब 5 घंटे का है आपका, अगर रिलैक्स नहीं रहेंगे पेपर प्रभावित होगा आपका। विजय सर आपका क्या कहना है इस मामले में? सर मेरा कहना है कि जैसा स्टूडेंट पहले एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले चल रहा था जैसा, वैसा ही चले। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी वैसा चले, बस जो पहले अगर 5 घंटे पढ़ता था तो अब उसको कर 3 या 4 घंटे कर दे। अगर ज़्यादा रिलैक्स कर लिया तब भी इफ़ेक्ट आ जाएगा, और ज़्यादा वो पढ़ लिया तब भी वो बुरा प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो जैसा चल रहा है एक नॉर्मल, वैसा ही चलना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हम कई किताबों का सहारा लेते हैं। कई किताबों का सहारा लेने का मतलब ये है कि हम पहले तो डिस्क्रिप्टिव बेस पढ़ते हैं, और जो जिस दिन एग्जाम होता है हम दूसरी पब्लिकेशन की किताब उठाते हैं और क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं कि उसके एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर है। हम प्रैक्टिस उसको करते करते इवन गाड़ी में बैठे हैं, पापा चला रहे हैं और हम एग्जाम में जा रहे हैं, हम पीछे लेके उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं। कभी कभी इवन ये भी होता है कि उस प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन एग्जाम से पहले हमने क्या कर लिया, तरीका हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो वो क्वेश्चन भी भूलने लगता है, उसका आंसर भी हम भूल जाते हैं, या तो वो हड़बड़ाहट में होता हो या तो कंसंट्रेशन उस पर ना बन पाता हो। ये भी एक दिक्कत आती है। देखिए सर, आज अभी जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम पूरा 8-10 साल का, तो अभी जो यूपीएससी है, एनडीए, पूरी तरीके से ये टेम्परामेंट बेस्ड होता जा रहा है कि क्वेश्चन दे देगा, ऐसा थोड़ा सा लंबा देगा, पढ़ेंगे ऊपर से ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो टेम्परामेंट बेस है। थोड़ी सी वैल्यू उसमें साइन चेंज कर देगा इधर से उधर, और कुछ नहीं पूछेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बताएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4-5 लाइन का क्वेश्चन दिया और पूछा क्या है, सम ऑफ रूट्स। केवल छोटा सा इक्वेशन है, उसका रूट्स निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। लेकिन बच्चा क्या होता है, डर जाता है, क्वेश्चन देख के तुरंत डर गया, ठीक है, और उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है और करता नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन एकदम ईजी है। और रही बात लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की, तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के केवल नेगेटिव मार्किंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी में जम्बल्ड हो जाएगा पूरी तरीके से। प्रभाकर सर, आप जो है थोड़ा सा जीएटी के क्वेश्चन को ज्योग्राफी की तरफ होल्ड करिए, क्योंकि क्लासेस भी है और साथ ही साथ हमको बड़ा एक सामने एक कष्ट इस बात करता है, हिस्ट्री और पॉलिटी तो सर ने ले लिया, ज्योग्राफी का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो चेंज करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से क्वेश्चन न उठा के एनवायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन उठा ले रहा है, कभी ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन उठाता है, तो बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है, आते क्वेश्चन वो भूल जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या इनका अपना तरीका है, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए या कौन सी किताब इस समय पढ़नी चाहिए, वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आप करंट अफेयर को लेके आइए ना, क्योंकि करंट अफेयर्स के मुद्दे बहुत है इस समय, चीजें बहुत ज्यादा
ज्यादा है और बच्चा उसको पढ़ता तो है, मार्केट में ढेर सारी किताबें उपलब्ध है उसके पास, कोई कंटेंट किसी तरह, और सब किताबों का कंटेंट एक कॉपीराइट होता है, कॉपी पेस्ट होता है, उसने उठाया वहां डाल दिया, उसने उठाया वहां डाल दिया और किताब तो बन के तैयार हो गई। आप लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज को लेके, आपने अपनी किताबें बना रखी है, तैयार कर रखा है, तो आप बताइए ना कि आशीष सर से आप मिलवाइए कि क्या। हाँ, जैसा सर ने बताया कि ज्योग्राफी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि अगर हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन में देखें तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बनते हैं। तो हम बात करेंगे सर इसके लिए आशीष सर से। आशीष सर कई सालों से इस फील्ड में हैं और पढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे सर ज्योग्राफी का क्या रोल है, बच्चों को आप क्या सेलेक्टेड टॉपिक्स लास्ट मोमेंट में बताना चाहेंगे कि वो उसको रिवाइज कर सकें, और किस तरीके से एग्जामिनेशन के अप्रोच में चेंजेस आ रहे हैं पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड टाइम्स में, उसके बारे में सर कुछ बताएं आप। थैंक यू प्रभाकर सर। सबसे पहले तो कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी होनहारों को शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करें, अच्छा करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जो टीम है, हमारा जो परिवार है CPDA, वो पढ़ना सिखाता और गढ़ना भी सिखाता है। पढ़ाने की जिम्मेदारी संस्था ने हम लोगों को दी है और गढ़ने की जिम्मेदारी हमारे जितेंद्र सर ने खुद ले रखी है। सुबह सुबह किस प्रकार से आपको फिज़िकल में तैयारी करवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं कथन और कारण से संबंधित करवाता रहता हूं, और उसमें मैं देखता हूं कि क्वेश्चन जब मैं देता हूं तो आप जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसी में ध्यान लगाएंगे, जब फिर उसका कारण पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट को भूल जाएंगे। तो इसलिए कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले कहूँगा कि इसको अंदर से निकाल दीजिए कि बहुत कठिन होगा, ये बहुत सरल होता है। हाँ, ये है कि थोड़ा अगर डर लगे तो इसको आप लास्ट मोमेंट के लिए रखे रहिए कि जब ज्योग्राफी में हम सब क्वेश्चन कर लेंगे तो कथन कारण वाला लास्ट में कर लेंगे। लेकिन उसको छोड़ना ये गलत बात है, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। दूसरी बात ये है कि एक मैच करने के लिए आता है, मिलान करने के लिए आता है। जैसे एक तरफ ग्रासलैंड दिया रहेगा, पंपास स्टेपी है, ये चीज़ है। ये पंपास वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, जब हम थे तब से ही परेशान कर रखा है इस पंपास ने। हाँ, और सर आपको बताया रवि सर, संतोष सर, आप लोग सर सीनियर हैं, सिचुएशन ये होती है कि मिलाने वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो मैक्सिमम गलत हो जाता है, तो इसका कोई ट्रिक्स बताते हैं यहाँ पे, कोई तरीका? तो देखिए, कभी कभी तो ये होता है कि पंपास ही अगर आपको पता है और मिलाएंगे तो वही में से बन जाता है, एक ही का वो हो जाता है। लेकिन कम से कम आपको मैंने 2 तरीका बताया था कि गर्म वाला अलग कर लो, ठंडा वाला अलग कर लो। सीधी सी बात है। यानी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लानोस है, सेल्वास है, समाना है, सोला है, इस प्रकार के जो ग्रासलैंड्स है उसको आप अलग कर लीजिए। और कभी कभी ये कंट्रीज़ को मिलाने से ज़्यादातर बातचीत करता है, तो उसके लिए हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो याद करिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन भी उसी समय करवा दिया हूँ, जो है क्योंकि हमेशा जो है हमारी टीम, हमारे मनोज सर हैं, समझाते रहते हैं कि सर जब पढ़ाया जाए तो उसके संबंध में 1-2 क्वेश्चन अगर बच्चों को आप वहीं लिखा देते हैं तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो दिमाग में एग्ज़ाम समय में याद रखते हैं। तो ये उम्मीद है। इसके बाद जो है देखिए, फॉरेस्ट से पूछता है। फॉरेस्ट में जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, कॉनीफेरस हैं, डेसिडुअस हैं, तो जो वेजिटेशन वाला सर टॉपिक है इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात सर, आपने इन्वायरमेंट की बात की, सर भी हमारे जो है श्रवण सर भी इन्वायरमेंट देखते हैं, मैं भी कुछ टॉपिक देखता हूँ जिसमें बेसिकली होता है जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व हो गए सर, सेंचुरीज हो गई, या फिर नेशनल पार्क्स हो गए, रामसर साइट्स वगैरह हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो फिर भी देखिए बच्चों, मैं संस्था से समझ लीजिए कि मैं एक तरह से लड़ के इसके लिए मैं आपके लिए अतिरिक्त 2 दिन का समय देता हूँ उसमें, जबकि उसमें 1 दिन या 2 दिन के लिए रहता है, लेकिन मैं अतिरिक्त आपको 3 दिन करवाता हूँ, जो है इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों। और चूँकि इंटर आप लोग 10th पास आउट होते तो 10th में तक ये रहता है, इंटर के बाद इंटर में से गायब हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ। तो इसलिए जो भी आपका बायोस्फीयर वाला है, मूवमेंट्स होते हैं, जैसे चिपको आंदोलन है सर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपीको आंदोलन है सर, इसी प्रकार से मैती आंदोलन है सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन है। हालांकि सर आप भी इसमें बहुत अच्छा जो है करते हैं, तो उन सर से भी और मैं भी खुद पढ़ाता हूं, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके बाद जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरणविद होते हैं, जैसे अर्नेस्ट हैकल साहब हो गए, या फिर ओडम साहब हो गए, या कैलाश सांखला हो गए, बहुत से लोग होते हैं, इस पर भी आप थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो ये एक ऐसा सेक्शन है कि यहाँ से अगर 3 टॉपिक भी आप कवर करेंगे तो कम से कम मुझे लगता है कि सर 3 या 4 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात, आप सर देखे होंगे कि
एस्ट्रोनॉमी से सर क्वेश्चन जरूर आता है, सोलर सिस्टम से कभी कभी आ गया, या एस्टेरॉयड बेल्ट को लेकर पूछ लिया गया कि सर कोई थ्योरी हो गई, हेलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक है, या बिग बैंग थ्योरी है, सुपरनोवा है, यहाँ से भी चीज़ें आती हैं। या फिर इसमें अगर हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शामिल करें सर, 2 क्वेश्चन इसमें आता है। तो सर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमको ठंडी बढ़िया आइसक्रीम मिल गई और हमको कहा गया कि इसको खाइए, तो अब आप सोच लीजिए कि कितने समय में, कम समय में आप खा सकते, इसको आप तुरंत कर सकते, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए सॉइल रिसोर्स है, मिनरल्स है सर, इसमें भी ध्यान देना है। अच्छा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो हमारा ओशनोग्राफी है, ओशनोग्राफी में सिर्फ 2 चीज़ों को टैकल करना, एक है सर ओशन करंट, महासागरीय धाराएं सर, वो किस ओशन में है और किस स्वभाव की है, बाय नेचर की हैं, और किस कंट्री के आसपास बहती है। सर मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा, बच्चे आके सर मेरे से भी कहेंगे और आपके पास भी आएंगे कि हाँ सर बहुत ज़्यादा। मैपिंग का क्या रेशियो रहता है? सर मैपिंग में क्या है कि देखिए मैपिंग मैं कहूँ तो मैपिंग इज़ द मिरर ऑफ ज्योग्राफी, मानचित्र भूगोल का दर्पण होता है सर। और मैं बच्चों को मैप के माध्यम से बताता हूं तो कभी कभी सर क्या होता है कि एक मैप दे देता है और उसमें जो है कोई चीज़ स्पॉट दे दे, कह देगा नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको आना है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, ABCD कर देगा, बाकी सिटीज़ वगैरह ऐसे। तो सर मैपिंग को हमने बहुत अच्छे से कवर करवाया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार कोरोना काल में असर रहा तो उतना ज़्यादा पढ़ने में लोगों को मन नहीं लगा, तो सर मैपिंग ही उसका बेस्ट चांस रहा कि दिखा के, क्योंकि आज के ज़माने में सर अगर कोई चीज़ देख ली जाती है और इसके बाद फिर समझा जाता सर तो उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सर ये रहा एक छोटी सी बात और देखिए बच्चों मैं ज्योग्राफी पर पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक्स में भी जो है इसका रोल है सर। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अगर मिला लिया जाए तो अप्रॉक्स सर 22 क्वेश्चन बनते हैं जितेंद्र सर, इसमें 22 क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान है, टैक्सेशन है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, स्टैंडर्ड पुअर, इकरा है, आप ढेर सारे ऐसे नामों को देखते हैं। या फिर आजकल आपने एक देखा होगा कृषि बिल आए थे, जो एग्रीकल्चर बिल आए थे, उसके विषय में भी थोड़ा सा हमको समझना है। तो पूरा एक रिफाइंड सिलेबस को मैंने आपको बता दिया, जहाँ से सर आप बहुत आराम से 22 में से 15-16 कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर आप लोगों ने तैयारी मेरे प्यारे बच्चों किया है तो यकीन मानिए कि लगभग हम रिजल्ट के आसपास होंगे। ठीक है, आपके लिए लास्ट में बस यही कहूँगा कि मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में 2 सितारे हों, मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में 2 सितारे हों, वरना रात को तो मैं करोड़ों तारों को आसमान में देखता हूँ। जय हिंद सर, थैंक यू सर। तो जैसा आपने देखा सर ने ज्योग्राफी के बारे में बताया, इसी को मैं लिंक करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से लिंक करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि GAT का जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक रहता है ज़्यादातर, और करंट के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो GAT सेक्शन को अगर हम देखें, GAT सेक्शन जैसा सर ने बताया कि वेटलैंड साइट्स, जो आपकी रामसार साइट्स हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी थीम पूछ ली जाती है, न्यू साइट्स ऐड हुई हैं तो ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इस बार जो हमारा प्रैक्टिस हुआ उसमें भी मैंने आपको 100% एश्योरेंस दिया है कि ये क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा, क्योंकि 2021 में अभी तक सर हमारे पास 39 वेटलैंड साइट्स थी, फिर 3 ऐड हुई 2021 जून में, फिर 4 उसके बाद फिर ऐड हुई, वाधवाना, भिंडवास, ठोल एंड दिस वन। अभी फिर 47th हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड हो गई, फिर उसके बाद 2 और रिसेंट में आपका 2 फरवरी 2022 में जुड़ गई। तो रामसार साइट से पक्का क्वेश्चन पूछेगा आपका। और जैसा कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, देखिए यूपीएससी का जो ट्रेंड है, जैसा पहले ही बोला गया है सर, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल। और यूपीएससी का एक हमेशा से अप्रोच रहा है कि यूपीएससी को रट्टू तोते की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी को इंटेलेक्चुअल्स चाहिए। डेटा आपके पास बहुत है, आपने सभी कुछ पढ़ा हुआ है, रेलवे जोन्स आपने पढ़े हुए हैं, आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ी हुई हैं, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, मगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैटर करता है। तो इसी वजह से देखिए, एनडीए में बैठने वाला बच्चा हो सकता है कि फर्स्ट टाइमर हो या रिपीटर हो, दूसरी बार दे रहा हो,
तो एक स्पेसिफिक एडवांटेज किसी को ना मिल सके, इस वजह से क्या है कि करंट का रोल ज़्यादा बढ़ गया है सर। अगर हम देखें ज्योग्राफी सेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएटी सेक्शन में करंट अफेयर्स से रहता है सर। करंट अफेयर्स से लास्ट टाइम का अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें तो 14 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी आए हैं। और ये करंट अफेयर्स कैसे पूछता है इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे संतोष सर हम बात करें, इस साल विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि भारत रत्न से नवाजा जाए। अब ये है कि विनायक दामोदर सावरकर ने सर 1904 में, आपको भली भांति आप इस चीज़ से परिचित है, अभिनव भारत सोसाइटी बनाई गई। तो अब क्वेश्चन लिंक करके पूछ लेगा अभिनव भारत सोसाइटी से, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेट करके इसको पूछ लेगा। तो बच्चे को ये लगता है कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, जबकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं, ये करंट से लिंक करके पूछा गया है, उसके बैकग्राउंड में जाके पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। इसी तरीके से जैसे मैं करंट में बात करूं, इस साल की मूवी एक आई है द वाइट टाइगर, बहुत फेमस मूवी है क्योंकि ये एक बहुत फेमस नॉवेल पे बेस्ड है। इंडिया में अगर हम बात करें, बुकर प्राइज़ कई सारे भारतीयों को दिया गया है, वीएस नायपॉल, सलमान रश्दाई, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड अरविंद अडिगा। तो लास्ट टाइम अरविंद अडिगा को 2008 में दिया गया था इन्हीं की नॉवेल वाइट टाइगर के लिए सर। तो अब ये वाइट टाइगर मूवी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। जनरली पूछता नहीं है सर, मूवीज़ वगैरह नहीं पूछता है, एकेडमी अवार्ड से रिलेट करके पूछता है, मगर एकेडमी अवार्ड्स पुराना हो गया और इस बार के एकेडमी अवार्ड्स मार्च के महीने में हुए। तो मार्च के महीने में तो आपका पेपर सेट हो चुका होगा क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वाइट टाइगर को रिलेट करके आपसे पूछेगा क्योंकि रेमन मैग्सेस अवार्ड भी उसको दिया गया है। इसी में आपके इस साल के जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्डी रहे हैं आपके, और बुकर प्राइज़ अवार्डी रहे हैं डेमन गेलगेट, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बात करें डेविड डिएप, या फिर इनकी नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक और द प्रॉमिस, कुछ भी पूछा जा सकता है कोरिलेट करके सर। इट्स ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग सर। तो जीएटी का जो पोर्शन है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर करंट अफेयर से लिंक रहता है। तो जैसे सर मैं आपके टॉपिक्स में भी वेटलैंड्स की बात करूं, वेटलैंड से यूनेस्को में इस बार 2 साइट्स नई ऐड हुई हैं सर। एक हिस्ट्री की साइट है धोलावीरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की 5th लार्जेस्ट साइट है सर। धोलावीरा से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। जैसा आपने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में एंशिएंट से क्वेश्चन सर ज़्यादातर नहीं बने हैं, मगर इस बार देखिएगा धोलावीरा से पक्का एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के धोलावीरा में क्या क्या एक्सकवेशंस में क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला, उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। दूसरा आप ही के हिस्ट्री में सर रामप्पा काकतिया टेम्पल है, उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो दोनों बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है सर। तो ये इसके क्वेश्चंस की मैंने एटलीस्ट गारंटी भी दी है सर। जैसा सर आपने बोला कि हमने 10 साल तक सर 10 दिन तक आपके प्रैक्टिस पेपर कंडक्ट करवाए हैं, और प्रैक्टिस पेपर अगर 10 दिन तक सर कंडक्ट हुए हैं तो समझिए उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। और साथ ही साथ हमने 2 मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए हैं सर। तो ओवरऑल अप्रोच लेके चले हैं सर। तो लगभग इसमें 200 से 250 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अगर बच्चा उसको हमने कंपाइल करके दिया है लास्ट मोमेंट रिवाइजन के लिए भी, अगर वो उसको लास्ट मोमेंट कर ले जाता है तो यकीन मानिए बच्चा सर उछलता आएगा। 10 तारीख को इतना मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट टाइम की तरह बच्चा उछलता हुआ आएगा कि सर नहीं, आपने जो क्वेश्चन बताए थे इतने में से इतने क्वेश्चन सीधे आ गए। तो आप अगर यूपीएससी को समझ लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। तो फाइनली इसी के साथ मैं मैं मनोज सर से अपील करूंगा कि मनोज सर अरिथमेटिक के बारे में, अपने विषय के बारे में। सभी प्यारे बच्चों को हमारे तरफ से जय हिंद। और आप अगला जो परीक्षा होने जा रहा है आपका संडे को एनडीए का, चूँकि उसमें अर्थमेटिक नहीं आती है, सीडीएस के लिए हम लोग अलग से फाइनल बना करके और फिर चर्चा करेंगे। एनडीए में आपका मैथमेटिक्स आता है, उसमें सर वरुण सर बता ही चुके हैं और ब्रिजेश सर भी बता ही दिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और सभी हमारे एक्सपर्ट उसके विषय में, अपने अपने सब्जेक्ट के विषय में आप सभी को बता चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और उसको आप रिवीजन करके जाइए। कम से कम 50% यदि आप रिवीजन कर लिए आज और कल परीक्षा से, अभी आपके पास लगभग टाइम 18 घंटे मिल रहे हैं, उसको यूज कर लीजिए। उसके बाद रेस्ट करिए बढ़िया से,
और फिर आप देखिए कि आप ऊर्जा के साथ परीक्षा देंगे और फिर हमारे पास भी आएंगे ऊर्जा के ही थ्रू, और फिर हम लोग फिर चर्चा करेंगे और फिर जो पेपर हुआ है रहेगा उसका हम लोग सॉल्यूशन भी दे देंगे और उससे आप लोग मैच कर लेंगे तो आप बेनिफिट ही पाएंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे सर जितेंद्र सर से आप लोग कुछ सुनिए, क्या इसके विषय में बताने जा रहे हैं, लीजिए सर। थैंक यू सर, जय हिंद। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा समझा होगा कि मैथमेटिक्स से सर ने पूरा एक एक चीज़ों का निचोड़ आपके सामने रख दिया, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना है। और अब तो फोकस करने का समय रहा नहीं, अब तो रिवाइज करने का समय रहा। तो एक बार अगर आपके पास समय है तो मैथमेटिक्स को लेके आप उस पर थोड़ा सा काम कर लें। जैसा कि रवि सर और डीसी सर ने डिस्कस किया GAT के पेपर पे कि इंग्लिश को लेकर सर ने बताया कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस को लेके आते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके GS को लेके आते हैं। 50-50 क्वेश्चन का रेशियो होता है, टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है और 600 नंबर का होता है, 300 नंबर की मैथमेटिक्स होती है, 900 का मार्क्स होता है आपका। ये आपका क्लियर है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि आजकल वर्ड पावर से कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, अगर आप वर्ड पावर पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और थोड़ा सा फोकस आप ग्रामर पे कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन रेशियो श्योर है कि आपका हो जाएगा। और आपका जो सिलेक्शन होता है कहीं ना कहीं, अगर आपकी मेरिट की बात करें तो मेरिट आपको मैथमेटिक्स ही बनाता है। तो मैथमेटिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। NDA यानी UPSC आपको एक चांस देती है कि अगर आप कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से तब भी आप NDA के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहता कि आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, वो ये कहता है कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका रैंक, आपका मेरिट बनाने वाला कौन है? मैथमेटिक्स का पेपर है। तो बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स को लेके। तो मैथमेटिक्स का सर ने क्लियर कर दिया कि इन टॉपिक पर विजय सर ने भी क्लियर किया, वरुण सर ने क्लियर किया कि इन टॉपिक को आपको तैयार करने की जरूरत है। आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए और आपके जितने भी कोलेटरल आपको मिले एकेडमीज की तरफ से, आप उसको एक बार पलट के सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है आज और कल का। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, जब इंग्लिश की बात कर लेते तो इंग्लिश में आपने ग्रामर को लेकर सर ने बताया और साथ ही साथ वर्ड पावर को लेकर बताया। और सर ने ये भी बताया कि एंटोनिम सिनोनिम्स पे फोकस करना है, आइडियल्स फ्रेजेस पे फोकस करना है, ठीक है। पैसेजेस पे को लेकर रवि सर ने आपको बताया होगा या डीसी सर ने बताया होगा कि कैसे उसको पढ़ना है, उसका तरीका सर ने आपको बताया होगा। एंटोनिम सिनोनिम्स को याद करने का तरीका उन्होंने बताया होगा, कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स की सीट भी उन्होंने आपको दी होगी, तो उसको पढ़ने का तरीका देखिए। और एंटोनिम सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि उन वर्ड को तोड़ने का एक तरीका सर ने आपको बताया होगा, वो आप समझिए और उसको इम्प्लीमेंट आपको एग्जाम में करना है। अगली बात मुद्दे पर आ जाते हैं तो साइंस में लगभग 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछता है, तो सर ने उनको क्लियर किया कि सर 10 क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं। उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि इस टॉपिक से श्योर है कि क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बात कर लेते हैं कुंदन सर की। तो कुंदन सर ने ये बता दिया कि भाई 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स उन्होंने एकदम पहले से बता दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया, मॉक टेस्ट भी करा दिया है और ये क्लियर हो गया कि इन टॉपिक से सर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट किया। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो 15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें भी आप अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर लें। थोड़ा सा कम समय बचा है, आप कुछ मत करिए, पिछले साल जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए या हमने जो मॉक टेस्ट कराया आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं GS की। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से अगर नंबर आप क्वेश्चन उठाते हैं तो 22 से 25 क्वेश्चन आपके इतिहास और पॉलिटी से पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपका ज्योग्राफी से, तो 22 से 25 क्वेश्चन आपकी लगभग ज्योग्राफी से उठ जाते हैं, थोड़ा सा कम ही होते हैं क्योंकि कम होते हैं। और उसके बाद उठाते हैं तो करंट अफेयर्स, ओवरऑल मिला लेते हैं करंट अफेयर। और इवन सर प्रभाकर सर ने तो ये भी बता दिया कि कौन कौन से इस समय करंट से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा जा सकता है, जो ज़्यादा इस समय चल रहा है। उन्होंने ये भी बता दिया कि मार्च से पहले ही आपका पेपर लगभग बन चुका होगा, ये सच्चाई है। और क्योंकि इतना समय आपके पास, उनके पास भी नहीं बचा है कि पेपर को बनाए, सेट करें, उसके बाद फिर प्रिंट आउट होगा, फिर छप के आएगा, है। तो सारी चीज़ें पहले ही तैयार हो जाती है। तो अब आपको जो आने वाले करंट अफेयर्स, अब उस पर ध्यान नहीं आपको देना है। तो पुराने करंट अफेयर्स, इवन मैं कहूँ तो फरवरी तक के बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। 6 महीने का करंट जी, तो 6 महीने का जो भी करंट अफेयर अब पढ़ने का समय आपको रहा नहीं कि आप डिस्क्रिप्टिव बेस पे उसको पढ़ें। आप उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 6 महीने का है आप वो एक बार रिवाइज कर लें, वो आपके लिए ज़रूरी है। या फिर जो सर ने दिया प्रैक्टिस पेपर, आप उसको पढ़ लें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्होंने करंट अफेयर के क्वेश्चन उन्होंने प्रभाकर सर ने पूरा लगभग उठा के रख दिया। 250 क्वेश्चन उन्होंने रखे। तो जो नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो उन्होंने सर ने स्पष्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो गई बेटा। अब आपको फोकस होने की ज़रूरत है और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, शांत रखने की ज़रूरत है। तो शांत रखने के साथ ही साथ जब आप एग्जाम में जाएंगे तो समय से पहले आप पहुँचेंगे। जब आप समय से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप कूल रहेंगे, परेशानी नहीं रहा, हड़बड़ाए हुए नहीं होंगे, लगेगा यार लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाए। उससे आप अपने आप को सेफ रखिए। अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे शुरू हो रहा है तो आप वहाँ पर 8 बजे ही पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए वहाँ, नाश्ता मम्मी पापा ने आपको दे के रखा होगा, नहीं दिया तो वहाँ आप खा लीजिए,
खाने के बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स हो गए, ठंडा पानी पीजिए और आराम से इस क्लास में जाइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए और वहाँ पहुँचो। बेटा सबसे ज़रूरी है कि आपके साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ना है तो आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म और आपका कर्म का आपके मेन है, कहा गया ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सच्चाई ये है कि भाई सबसे बड़ा तो गुरु है। आप एक बार आइए, अपने गुरुओं से मिलिए, उनका चरण स्पर्श करिए और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को देने जाइए। अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते तो गुरु आपके है ही हैं, उनसे मिलिए, आशीर्वाद लीजिए और आप एग्ज़ाम में जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर करके आएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। और अपने एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को रिटन क्वालिफाई करके नहीं आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप टॉप करके आएंगे और ऑल इंडिया टॉप करेंगे। रेशियो कितना जाता है, 65-70% लेके आ गए तो ऑल इंडिया टॉप कर जाओगे। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, रिटन के साथ ही साथ एसएसबी भी मस्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल एसके सिंह सर एसएसबी की क्लासेस प्रॉपर रूप से ले रहे हैं, आप आ भी सकते हैं। उसके जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होता है आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। 20 बच्चों का बैच स्लॉट अलग से निकलेगा और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है इस वीडियो को क्लोज करना चाहिए और वाइंड अप करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लोग कुछ और कहना चाहें, लास्ट में कुछ बातें रखना चाहें तो बिल्कुल सर। तो फिर प्यारे बच्चों मिलते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, थैंक यू।